हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और हम कर रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़। ये हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी है जिसमें हम चैप्टर 6 पे हैं, जो है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो देखिए, इसमें हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नगरों में शिल्प तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आगे से हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हमें मिलता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरा गला आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे बिना ज़्यादा बात किए हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या मिलता है सीखने के लिए। और गला ख़राब होने की वजह से आपको थोड़ा परेशानी होगी, तो उसके लिए सॉरी। देखते हैं हम शहरों के बदलते हुए भाग्य। अब यहाँ बताया जा रहा है कि शहरों के बदलते हुए भाग्य के बारे में। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो गुजरात में है, जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीता तो कुछ जो बड़े नगर हैं वह व्यापारिक केंद्र बन गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। लेकिन जो तंजावुर था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा सिकुड़ गया, मतलब कम हो गया, उतना इसका विस्तार नहीं हो पाया। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। अब आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि एक फैक्ट यहाँ से बन सकता है कि इसी काल में भागीरथी नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद स्थित है और मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस हुआ है? रेशमी वस्त्रों के केंद्र के लिए। तो यहाँ पे आप इस एक लाइन को ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। ये आपको ध्यान रखना है। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान इसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बंगाल की राजधानी भी बना, पर उसी शताब्दी में वो जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र उभरा, वो डूब गया, क्योंकि उस समय तक आपको पता है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ गए थे और उनके जो कपड़े हुआ करते थे वो मशीन से बनते थे, इसलिए उनके कपड़ों के आगे हमारे कपड़े टिक नहीं सके और इसके लिए हमारे कपड़े महंगे पड़ते थे, उनके थोड़े सस्ते पड़ते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हाथ से होती थी बुनाई वगैरह, उनके यहाँ मशीन से होती थी, तो इसलिए बस उसका सितारा डूब गया। फिर हम देखते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। नज़दीक से एक नज़र। अब हम हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत को देखेंगे एक नज़र में। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। तो हम देखते हैं हम्पी के वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो यहाँ से एक फैक्ट आपको क्या मिल रहा है कि हम्पी नगर कहाँ स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल भी था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जुड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। आप देखिए, ये टूटी हुई दीवार है, सॉरी, ये टूटी हुई दीवार है। यहाँ से आप देख सकते हैं बुर्ज का दृश्य। आगे बढ़ते हैं हम। एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं
शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। तो हम्पी नगर का वर्णन 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री ने किया। नाम क्या था? डोमिंगो पेज। डोमिंगो पेज, सॉरी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ कितना मैं क्लास ले पाती हूँ। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। तो डोमिंगो पेज ने ऐसा वर्णन किया। आगे देखते हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। आपको इससे समझ में आ गया होगा। हम यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशय एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। अनंतराज सागर जलाशय, इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो आप देख सकते हैं, मालदेवी नदी के ऊपर मालदेवी नदी के ऊपर अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पे आपको इससे समझ में आ गया होगा कि उस समय जल के लिए भी क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या किया जाता था। ये देखिए कि इमेज दिया गया है यहाँ पे हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। आप देख सकते हैं, रथ है जो ये इसके पहिए हैं और ये रथ है। ये रथ जो है पत्थर का बना हुआ है और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हुए और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थों व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो इस तरह से हम्पी का विनाश हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, वाणिज्यिक केंद्र के बारे में बताया जा रहा है। एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। तो वाणिज्यिक केंद्र क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग तरह के उत्पादन केंद्रों से जो माल आता है उसको खरीदा और बेचा जाता है। अब हम सूरत के बारे में देखेंगे। अभी हमने हम्पी पढ़ा, अब हम सूरत पढ़ेंगे। पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंभात की खाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। मुगल काल में कैम्बे और कुछ समय के बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया।
ये वाणिज्यिक केंद्र है, इसी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। अब यहाँ पे देखिए ओरमुज की खाड़ी, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य भारत में ओरमुज की खाड़ी, आप इसको मध्य भारत भी कह सकते हैं या फिर आप इसको आधुनिक भारत में भी आ जाएगा। तो ओरमुज की खाड़ी का उपयोग क्यों होता था? तो ओरमुज खाड़ी सूरत से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए सूरत से ओरमुज की खाड़ी मुख्य था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है। वहाँ पे आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सूरत को ही मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। वहाँ से बहुत से हज यात्री जाया करते थे सूरत से मक्का के लिए, इसीलिए उसको मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। हम जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के कारखाने वहाँ पे कैसे बने। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। तो किसने बताया था? अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने सूरत के बारे में बताया था, सूरत बंदरगाह के बारे में। तो सूरत बंदरगाह का वर्णन 1689 में ओविंगटन ने किया, जो अंग्रेज इतिहासकार था। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की हुई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। यहाँ पे देखिए हुंडी, हमने हुंडियों पढ़ा ना यहाँ पे, तो हुंडी क्या है? यहाँ बताया जा रहा है एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हुंडी शब्द क्या है। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। फिर अब हम देखते हैं जोखिम भरा और दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। एक फैक्ट आपको यहीं से मिल जाएगा कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम है। उस समय इसको मछलीपट्टनम कहा जाता था। अगर ये मध्य भारत से मध्यकालीन इतिहास से पूछा जाएगा प्रश्न, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन इतिहास में कौन सी जगह, कौन सी नदी के किनारे या कौन सी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा उस समय मसूलीपट्टनम का नाम मछलीपट्टनम था और मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो मसूलीपट्टनम का जो किला था उसे हॉलैंड वासियों ने बनाया था।
मछुआरों का एक गरीब नगर। हम मछुआरों के बारे में पढ़ेंगे कि मछुआरों का एक गरीब नगर क्या है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है, जहाँ पर परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। फिर हम आगे देखते हैं। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन लोगों ने नगर को घनी आबादी और समृद्धशाली बनाया। उसमें से कौन थे? गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है गुमास्ता। हमने गुमास्ता पढ़ा ना यहाँ पे, तो गुमास्ते का मतलब यहाँ बताया जा रहा है यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। आगे देखते हैं हम। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। यहाँ देखिए समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ते चल रही हूँ। जहाँ भी होगा बताने जैसा इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगी। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, वर्तमान मुंबई, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता और मद्रास, जो अब चेन्नई है, चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। तो इस तरह से मसूलीपट्टनम का पतन हुआ। अब हम देखते हैं नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो इन सभी लोगों ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए।
किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। मतलब वो किसी और के लिए नहीं बुन सकते थे, जिनसे इन्होंने पेशगी ली है उन्हीं के लिए बुनेंगे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। अब वो अपना कपड़ा जो है या अपना बुनाई का जो नमूना है वो भी नहीं बेच सकते थे, उसकी भी स्वतंत्रता नहीं थी। इन्होंने जिनसे पेशगी ली है ये उन्हीं के लिए काम करेंगे। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। इनकी मानसिकता शुरू से ही ऐसी थी कि ये गोरे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ के लोग सांवले होते हैं तो वो अलग है, वो मतलब बहुत तुच्छ हैं। कहा जाता है ना कि शिक्षा हर इंसान को एक मिनट हाँ, कहते हैं ना कि शिक्षित व्यक्ति को सब कुछ पता होता है, शिक्षित व्यक्ति भेदभाव नहीं करता है। हमारे यहाँ ब्रिटेन जैसा, ब्रिटिशर्स जैसा जैसी शिक्षा नहीं थी, पर ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कम शिक्षित लोग थे, पर उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी। जो ये रंग का वो भेदभाव करते थे वो बहुत कॉमन सी चीज़ थी कि वो गोरे इसलिए नहीं थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे, वो गोरे इसलिए थे क्योंकि वहाँ की जलवायु वैसी थी। हमारे यहाँ की जलवायु उष्ण टाइप की है, इसलिए हमारे यहाँ के लोगों का रंग सांवला होता है या काला होता है। तो ये इंसान पे निर्भर नहीं करता है। वो जिस गोरे रंग की वजह से और जिस पहनावे की वजह से खुद पे गुमान करते थे और हमारे देशवासियों को नीचा दिखाते थे, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी उस वक्त कि वो रंग उनकी खुद की बदौलत नहीं है, वो रंग वहाँ की जलवायु की बदौलत है। पर पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी बहुत लोग होते हैं, हमेशा मान सकते हैं। आगे देखते हैं बिना ज़्यादा बात किए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। अगले वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर के एनसीईआरटी मतलब क्लास 8 के एनसीईआरटी में। हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक इमेज दिया गया है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क। तो जब ये 19वीं शताब्दी शुरू हुई तब ये बॉम्बे की एक सड़क के बारे में दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक डोली है, आप देख सकते हैं ये डोली लेके लोग खड़े हैं। यहाँ पे भी है, इसको पालकी कहा जाता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। हम आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र में देख लेते हैं क्या है। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। वह एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए
अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। वेस्ट इंडीज, उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो इस तरह से अमेरिका और भारत की इन्होंने खोज की। देखिए, इन्होंने खोज नहीं की। ऐसा नहीं था कि अमेरिका खो गया था या भारत खो गया था, इन्होंने ढूंढ के लाया। इन्होंने सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के लिए रास्ता ढूंढा ताकि हमारे यहाँ से लूट पाट करके जाएं और अपने देश को समृद्धशाली बनाएं, जो इन्होंने बखूबी किया। आगे आप पढ़ेंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने की चिड़िया को ही लूट कर ये लोग समृद्धशाली बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। देखिए, गला ख़राब होने की वजह से मैं बहुत अच्छे से तो नहीं ले पाई, पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते चली। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।